हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन एंड चैनल फिक्शन विद फुजोशी। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आइए हमारी स्टोरी एम्परर वीस की ओमेगा ब्राइड के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले थैंक यू सो वेरी मच आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, आपके इतने प्यार के लिए। मैं आज सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स देख कर। मुझे नहीं लगा था कि आपको स्टोरी इतनी पसंद आएगी, पर थैंक यू सो मच कि आपको स्टोरी पसंद आए। तो आइए अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और स्टोरी को स्टार्ट कर देते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था जहाँ पर एम्पर वी एक डीप स्लीप में चले गए थे, जहाँ से वो होश में कब आने वाले थे किसी को नहीं पता। दूसरी तरफ जिन फैमिली ने शादी करने से मना कर दिया था, जिन गोंगशान और यांगजी का कहना था कि वो एक ऐसे पर्सन से शादी नहीं कर सकते जो डीप स्लीप में है, जिसे पता ही नहीं कि उसके आसपास क्या हो रहा है। इसीलिए चांगजी सेरन अपने बेटे के लिए कोई ऐसी ओमेगा ढूंढने चाहती थी जो यांगजी की तरह ना हो, जो सिर्फ उसकी वेल्थ, उसकी पोस्ट से प्यार ना करती हो, बल्कि उसके बेटे से भी इक्वली प्यार करती हो। तो इसीलिए उसने ओमेगा ब्राइड ढूंढना स्टार्ट कर दिया था और फाइनली उसे ओमेगा ब्राइड मिला था, गुस्सो का सेकंड प्रिंस, जो अपनी लाइफ में पहले से ही बहुत सैड था। और दूसरी बात, वो शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसने देखा है कि शादी के बाद लोग बदल जाते हैं, जैसे उसका भाई बदला है, जिस तरह से उसके पेरेंट्स बदल गए थे। इसीलिए वो शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन जब वो सिचुएशन उसके सामने आकर खड़ी हो गई तो वो शायद कुछ नहीं कर पाया। और जिनसेक्ट से लौटते ही उसे यह झटका लगा कि उसकी शादी एम्परर वी से होने जा रही है, एक ऐसे इंसान से होने जा रही है जो डीप स्लीप में है, एक ऐसे इंसान से होने जा रही है जो पहले से ही एंगेज्ड है। और वांगजी बस यही सोच रहा था, तो क्या अगर एम्परर वी प्रिंसेस जिनसे एंगेज्ड है तो क्या उसे बस कॉन्क्यूबाइन बनाकर लेके जाया जा रहा है। वांग जी यही सब सोच रहा था, तभी उसे अपनी फैमिली मेंबर्स आते हुए दिखे, लेंचिरेन, लेंशियन और मेंग्याओ। उसके बाद लेंचिरेन ने उन लोगों को आराम करने के लिए भेज दिया था और अब पूरी फैमिली सामने खड़ी हुई थी। वांग जी ने अपने अंकल और ब्रदर की तरफ देखा और कहा, शोफू, शाहजहां, शादी, मेरी शादी, ये टॉपिक कहाँ से आ गया शाहजहां? और आप इस शादी के लिए मान कैसे सकते हो, जबकि आपको अच्छी तरह से पता है कि एम्पर भी पहले से ही एंगेज्ड है। तो क्या आप मुझे वहाँ पर उनके कंकूबाइन बनाकर भेजना चाहते हो? प्लीज़ गप बताइए, आप चुप क्यों हैं? ये सुनकर लेंचिरे ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, वांग जी, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। हम तुम्हें एम्परर वी की कंकूबाइन नहीं बना रहे हैं, बल्कि तुम एम्परर वी की एम्प्रेस बनोगे। ये सुनकर वांग जी कन्फ्यूजन अपने भाई और अपने अंकल की तरफ देखने लगा, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके अंकल और ब्रदर कहना क्या चाहते हैं। उसने अपने अंकल की तरफ देखा और कहा, शूफू, मैं उनके एम्प्रेस कैसे बन सकता हूँ, जबकि आपको ये अच्छी तरह से ध्यान है कि उनकी एंगेजमेंट हो चुकी है और परसों उनकी शादी है, तो मैं उनकी एम्प्रेस कैसे बन सकता हूँ? ये सुनकर लेंचिरेन ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तुम ही उनकी एम्प्रेस बनने वाले हो। हाँ, भले ही वो टेम्परेरी पीरियड के लिए हो। ये सुनकर वांग जी ने अपने अंकल और भाई की तरफ कन्फ्यूजन में देखा। तो इसके बाद चिरेन ने वांग जी को हर सिचुएशन को समझाया कि क्या हुआ है। विंग की डीप स्लीप से लेकर यांग जी के रिजेक्शन से लेकर चांगजी सेरन के उनका गांव गिफ्ट करने को लेकर सब कुछ उन्होंने वांग जी को बताया। यहाँ तक कि लेन चिरेन ने वांग जी से यह भी नहीं छुपाया कि उसे उन गाँव के बदले दिया जा रहा है या फिर गाँव को वांग जी के बदले दिया जा रहा है। उन्होंने ये तक नहीं छुपाया कि जब उड़ान होश में आ जाएगा तो वांग जी को उस महल को छोड़कर आना होगा और फिर उसे यहाँ लेन में वापस आना होगा, तब तक जब तक कि एम्परर वी होश में आ जाते। एक बार एम्परर वी जब होश में आ जाएंगे तो उनकी शादी यांग जी से कर दी जाएगी। ये सब सुनकर वांग जी को यकीन नहीं हो रहा था कि सामने उसकी फैमिली खड़ी हुई है। उसे अभी ऐसा लग रहा था कि सामने जो उसके लोग खड़े हैं वो उन्हें जानता ही नहीं है। उसे ये तो पता था कि उसके अंकल उसे पसंद नहीं करते, उसके अंकल ने कभी उससे सीधे मुंह बात नहीं की, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके अंकल उससे इतनी नफरत करते हैं कि वो उसे एक ऐसी शादी में झोंक देंगे जिसका कोई मतलब ही नहीं है, जिसमें ना तो ब्राइड खुश है ना ही ग्रूम खुश है। यहाँ तक कि उस ब्राइड ग्रूम को तो यह तक नहीं पता कि उसकी शादी हो किससे रही है। वो तो एक डीप स्लीप में है, एक कोमा में है, जिससे वो कब होश में आएगा उसे नहीं पता। यांग जी के पेरेंट्स उससे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने किसी कोमा पेशेंट से उनकी बेटी की शादी करवाने के लिए मना कर दिया, लेकिन 10 गाँवों के बदले में उसके अंकल ने उसकी शादी करवाने के लिए हामी भर दी।
लेकिन उसे अपने अंकल से यही एक्सपेक्टेड था, अगर आज एम्परर वी नहीं होते तो उसकी जगह कोई और दूसरा एल्फा होता जो वांग जी के लिए उन्हें एक अच्छी रकम देने के लिए तैयार होता। तभी लेंजर वांग जी शादी करवाने वाले थे और वांग जी अपने अंकल के इन थॉट्स को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। लेकिन उसने अपने भाई की तरफ देखा जो उसका सेकंड फादर था। अपने पेरेंट्स के जाने के बाद तो लेंजर ने उसका ख्याल रखा था, लेकिन आज ये पर्सन बस चुपचाप खड़ा हुआ है और मिंग्याओ ने लेनशेन की आर्म को पकड़ रखा था जैसे वो उसे रोक रहा हो। और सच में मिंग्याओ लेनहुआन को रोक ही रहा था। नहीं तो अगर इस शादी से पहले वाला लेनहुआन होता तो वो एक बार तो इस डिसीजन पर ऑब्जेक्ट करता, एक बार तो वांग जी के लिए आवाज़ उठाता। लेकिन आज लेनशेन ने कुछ नहीं किया और यही देखकर वांग जी को ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों तले ज़मीन खिसक रही है। उसकी पूरी बॉडी शिवर कर रही थी, उसे अपने नीज बहुत ज़्यादा वीक फील हो रहे थे। वो अपनी फैमिली की तरफ देख रहे थे, लेकिन उसे उनकी तरफ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे मॉक कर रहे हो, उसे देखकर उसका मजाक बना रहे हो। जैसे वांग जी ने इस सेक्ट में पैदा होकर गलती कर दी, एक ओमेगा होकर गलती कर दी। उसे नहीं समझ आ रहा था कि उसकी गलती क्या है जो उसके अंकल और ब्रदर उसे सिर्फ यहाँ से निकालना चाहते हैं। लेकिन वो बस अपने कोल्ड आइस के साथ अपनी फैमिली को देख रहा था। ये सब करने के बाद लेंचरे ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, वांग जी, इसमें हमारा भी प्रॉफिट है और तुम्हारा भी प्रॉफिट है। एक बार अगर तुम एम्परर वी के साथ शादी कर लोगे तो मैं चांग सीसेन को बहुत अच्छे से तरह से जानता हूँ। वो तुम्हें ऐसे ही महल से वापस नहीं आने देगी। शायद वो तुम्हें सेकंड कॉन्सेप्ट बना दे, एम्प्रेस यांग जी बनेगी और तुम सेकंड कॉन्सेप्ट बन सकते हो। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी हमने ये कभी नहीं कहा कि हम क्लाउड के गेट तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। अगर तुम्हारी शादी एम्परर वी से हो जाएगी और बाई चांस अगर उन्होंने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया तो तुम वापस क्लाउड से आ सकते हो। फिर उसके बाद मैं तुम्हारी किसी अच्छे अल्फा से शादी करवा दूंगा जो तुम्हारा ख्याल रखेगा। ये सुनकर वांग जी बस अपने अंकल को डिसबिलीफ में देख रहा था। ये पर्सन चाहता है कि वो किसी की झूठन एक्सेप्ट करे। वुशियान यांग जी से प्यार करता है, ये पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को पता है। हालांकि वांग जी कभी अपने सेक्ट से बाहर नहीं गया, उसे बाहर जाने ही नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी उसने र्यूमर्स सुने हैं, उसने लोगों की बातें सुनी है कि यांग जी और वुशियान एक साथ कितने अच्छे लगते हैं। दोनों एक दूसरे की केयर करते हैं, दोनों एक दूसरे को समझते हैं। तो ऑब्वियसली जब ले विभूषण होश में आएगा तो वो यांग जी को चुनेगा और वांग जी को लात मारकर उस महल से निकाल दिया जाएगा। फिर भी उसके अंकल उससे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं। लेकिन जिस पर्सन ने उसकी मर्जी पूछे बिना उसकी शादी तय कर दी, उसने ये तक नहीं पूछा कि वांग जी ये सब चाहता है या नहीं। वो उस पर्सन से और उम्मीद ही क्या किया जा सकता है, क्योंकि उसके अंकल ने उसे सिर्फ बेच दिया है अपने सेक्ट के प्रॉफिट के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए। इसलिए वांग जी ने कुछ नहीं कहा और बस नोट कर दिया। उसके बाद लेंचेन और लेंशन वहाँ से जा चुके थे क्योंकि उन्हें कुछ गिफ्ट प्रिपेयर करने थे। भले ही ये शादी पूरे रिचुअल्स के साथ नहीं हो रही है, लेकिन उन्हें कुछ गिफ्ट तो देने होंगे, आखिर वो ब्राइड की साइड से थे, इसलिए वो वहाँ से जा चुके थे। वही अब उस रूम में बस मेंग्या और वांग जी खड़ा हुआ था। वांग जी के फेस पर ऐसे कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, वो किसी को अपने एक्सप्रेशन दिखाई नहीं रहा था। वही मेंग्या जो वांग जी के सामने खड़ा हुआ था, उसके फेस पर एक अगली सा स्मित था। मेंग्या वांग जी के पास आया और उसने वांग जी के चारों तरफ एक राउंड किया जैसे वो वांग जी को स्कैन कर रहा हो। उसने वांग जी की तरफ देखा और कहा, तो ब्रदर इन लो, आपको कैसा लग रहा है किसी की झूठन बनकर। ये सुनकर वांग जी ने मेंग्याओ की तरफ देखा और मेंग्याओ ये वांग जी की इस हालत को देखकर हंसने लगा। लिटरली वो हंस रहा था क्योंकि वो चाहता था कि वांग जी सेक्ट से चला जाए और उसे एक ऐसा अल्फा मिले जो उसकी रिस्पेक्ट ना करे, उसे बस अपना सर्वेंट बनाकर रखे। और अब उसे तो और भी बड़ा मौका मिला है। उसने वांग जी की तरफ देखा और कहा, क्या आप ऐसा फेस क्यों बना रहे हो? मैंने तो सही तो कहा, आप झूठन हो, एक ऐसे पर्सन हो जो मेरी बहन के हस्बैंड को बांटने वाले हो। बांटने में नहीं वाले हो, तुम उसका तब तक ख्याल रखने वाले हो जब तक वो कोमा में है, जब तक वो डीप स्लीप में है। और जब वो शैन होश में आ जाएगा तो वो मेरी बहन यांगजी से शादी कर लेगा। और वैसे भी मेरी बहन आज ही तुमसे बहुत ज़्यादा अच्छी है और तुम यही डिजर्व करते हो। और मैं तो जो चाहता था वो तो मेरी विश पूरी हो ही गई। तो ब्रदर इन लो अपना ख्याल रखना। ये बोलकर वो एक स्मृति देता है और वहाँ से निकल जाता है। वही वांग जी अपने कोल्ड फेस के साथ वहाँ पर खड़ा हुआ था। जैसे ही वो लोग बाहर गए, लेन जिंगेंग अंदर आया और उन्होंने वांग जी की ऐसी हालत देखी। हालांकि वांग जी के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, उसकी आंखें बर्फ से भी ज़्यादा ठंडी थी, लेकिन जिंगई वांग जी के साथ बचपन से रहा है। वो वांग जी को उसके भाई से भी ज़्यादा समझता है और वो भी समझ सकता है कि वांग जी क्या फील कर रहा है। इसलिए उसने वांग जी के शोल्डर पर हाथ रखा। लेकिन वांग जी ने जिंगी की तरफ देखा और कहा, जिंगी, मेरा और तुम्हारा सामान पैक करो।
यहाँ पर मेरी एक भी चीज़ नहीं रहनी चाहिए। यह सुनकर जिंगे ने कन्फ्यूजन में वांग जी की तरफ देखा। हालांकि पूरी चीज़ें ले जाने का क्या मतलब है, क्योंकि जिंगे ने ये सारी कन्वर्सेशन सुनी थी तो कहीं ना कहीं वांग जी को वापस यहीं आना था, तो वांग जी सारी चीज़ें क्यों पैक करवा रहा है। लेकिन उसने कुछ आर्ग्यू नहीं कहा और जैसा वांग जी ने कहा उसने वैसा करना स्टार्ट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ वांग जी ने उन रोब्स की तरफ देखा जो वीसेक्ट से आए थे। ये रोब वाइट नहीं थे, बल्कि ये रोब रेड थे एंड ब्लैक थे। अब ये एक वेडिंग हार्मफुल नहीं था, क्योंकि शादी वांग जी के यहाँ से जाते ही नहीं होने वाली थी। शादी 2 दिन बाद थी, इसलिए ये सिर्फ एक नॉर्मल रोब थे जिन्हें वांग जी को पहनकर वीसेक्ट में जाना था। वांग जी ने रोब्स को उठाया और वो बाथरूम में चेंज करने के लिए चला गया। उन रोब्स को चेंज करने के बाद वांग जी मिरर के सामने खड़ा हुआ। उसका फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, वो मिरर के सामने खड़ा था। तभी जिंगी उसके पीछे आया और उसने कहा, वांग जून, सारे थिंग्स पैक कर ली है मैंने, अब कुछ नहीं बचा यहाँ पर। ये सुनकर वांग जी ने एक बार जिंगशिक में अपना नजरें घुमाई। उसकी आंखों में हल्की सी आंसू की परत आ गई, क्योंकि इस जगह पर वो बचपन से रहा है, अपनी माँ के साथ, अपने बाबा के साथ, और हाँ, थोड़ी अच्छी मेमोरीज तो अपने शाहजहां के साथ भी बिताई है। तो वांग जी की आंखों में हल्की सी आंसू की परत आ गई। उसने उस बेड की तरफ देखा जहाँ पर वो ब्यूटीफुल ड्रीम्स देखा करता था जब वो छोटा था, लेकिन उसके बाद उसकी ज़िंदगी एक नाइटमेयर से कम नहीं बन गई। उसने अपने रूम में चारों तरफ देखा और फिर जिंगे की तरफ देखकर नोट किया। उसके बाद वो बाहर आ गया जहाँ पर वो विडिसिपल ऑलरेडी खड़े हुए थे, और अब वांग जी, जिंगे, वो दोनों विडिसिपल एंड लेंचरेन, शिचेन और मेंग्याओ डोर पर खड़े हुए थे। वहाँ पर और डिसिपल भी थे जो वांग जी को विदा करने आए थे। लेंचरेन ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, वांग जी, जैसा हमने तुम्हें पहले कहा, वहाँ जाकर बिहेव करना। मैं नहीं चाहता कि मुझे वहाँ से कोई भी कंप्लेन आए। ये सुनकर वांग जी ने इमोशनलेस आंखों के साथ अपने अंकल की तरफ देखा। वहीं लेंशियन ने वांग जी की तरफ देखा। वो कुछ कहने ही वाले थे, लेकिन तभी वांग जी ने कुछ ऐसा किया जो उन लोगों के लिए शॉकिंग था। वांग जी ने अपने ब्रदर और अंकल की तरफ देखा और कहा, ब्रदर, अंकल, आप चाहते हैं मैं सेक्स छोड़कर चला जाऊं? तो मैं लेन वांग जी, गुसू का सेकंड प्रिंस, आज ही अपने सेक्स से सारे नाते तोड़ रहा हूँ। मेरी शादी होने के बाद मेरा हस्बैंड मुझे एक्सेप्ट करे या ना करे, मेरे इन लॉज मुझे भले ही लात मारकर उस महल से निकाल दे, लेकिन मैं लेन वांग जी, लेन ई और चिंगहेन जुन का सन, इस सेक्ट में वापस कभी नहीं आऊँगा। मैं इस सेक्ट से बिलोंग नहीं करता हूँ। मेरे लिए मेरे अपने मर चुके हैं। मैं अनाथ हूँ। जिंगे के अलावा मेरी लाइफ में कोई नहीं है। ये बोलकर उसने सबकी तरफ देखा, जिनकी सबके आंखों में अम्यूजमेंट था, शौक था। यहाँ तक कि मेंग्या भी शौक था, क्योंकि उसने वांग जी से इन सब की उम्मीद नहीं की थी। वहीं लेंचरेन, जो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, उन्होंने वांग जी की तरफ देखा और कहा, वांग जी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें पता भी है तुम बोल के रहे हो? अगर तुम यहाँ नहीं आओगे तो कहाँ जाओगे? हमने तुम्हें बचपन से पाला है, इतना बड़ा किया है, और अब जब तुम्हारे ये सब चुकाने की बारी आई है तो तुम इस सेक्स से रिश्ते तोड़ रहे हो। तुम्हें ये बोलते हुए शर्म नहीं आ रही? ये सुनकर वांग जी ने अपने अंकल की तरफ देखा और चकल किया और कहा, हाँ, आपने मुझे बचपन से पाला, इतना बड़ा किया, उसके लिए मैं आपका थैंकफुल हूँ। लेकिन क्या आपने मुझे कभी भी पेरेंट्स का प्यार दिया? मुझे लगा था कि मेरे अंकल मुझसे सिर्फ पसंद नहीं करते क्योंकि मैं ओमेगा हूँ, लेकिन मैंने क्या कमी रखी थी अंकल? क्या मैं किसी दूसरे ओमेगा की तरह था जो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता था? मैंने सब कुछ सीखा था कि आप मुझ पर प्राउड कर सको, लेकिन आपने कभी मुझे अपना बेटा कंसिडर नहीं किया। आपको शिजेन का पसंद थे क्योंकि वो एक अल्फा थे, वो इस सेक्ट को चला सकते थे। लेकिन क्या अगर आप मुझे बेटर एजुकेशन देते, आप मेरे मेरिटल आर्ट्स पर ध्यान देते, तो क्या मैं शिशनका की तरह नहीं बन सकता था? ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते हो कि मैं शिशनका से हर चीज़ में बेहतर हूँ, लेकिन फिर भी आपने मुझे हर चीज़ से दूर रखा। और रही बात, आपने मुझे बचपन से पाला था, तो उसके बदले में मेरी होने वाली मदर इन लॉ ने आपको 10 गाँव दिए हैं। और मुझे लगता है कि आपने बचपन से मुझे पालने में जितना खर्चा किया है, उससे कई ज़्यादा जो अमाउंट है आपको उन गाँवों से मिल जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि मैं किसी डेप्थ में हूँ। ये बोलकर वांग जी ने अपने अंकल और ब्रदर की तरफ देखा। उसके बाद उसने अपने फॉरेड रिबन को खोला और अपने वेस्ट बैंड को खोलकर एक डिसिपल को दिया जो वहीं खड़ा हुआ था। उसने अपने फैमिली की तरफ देखा और कहा, आज से मैं लेन वांग जी, मेरे पेरेंट्स मर चुके हैं, मैं ऑर्फन हूँ,
मेरी जो भी फैमिली होगी वो मेरे इन लॉस होंगे, और अगर उन्होंने भी मुझे अपने घर से निकाल दिया तो सिर्फ जिंगी मेरी फैमिली होगा और कोई मेरी फैमिली नहीं है। और अगर मैं यहाँ पर रह सकता हूँ तो मैं खुद को, मुझे जीना आता है, मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, इतनी ताकत है मुझ में, इतना प्रोटेक्शन करना मुझे खुद का आता है, तो मुझे आप लोगों की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मैं अपनी लाइफ में नहीं चाहिए तो मुझे भी आप लोग अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। उसने अपने भाई की तरफ देखा और कहा, हुआनगा, आपको अपने ओमेगा के साथ आपकी हैप्पी लाइफ मुबारक। ये बोलकर वांग जी घूमता है और वो अब दोबारा उस कैरेज में जाने से पहले अपनी फैमिली की तरफ घूम कर भी नहीं देखता। वही शिचेन की आंखों में आंसू थे। चिरेन डम्पावनेट खड़े थे, क्योंकि उन्हें धीरे धीरे रियलाइज़ हो रहा था कि उन्होंने क्या किया है। अपनी ग्रीड में आकर उन्होंने अपने बेटे जैसे नेफ्यू को यहाँ से भेज दिया है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। और अभी वांग जी को रोकने का फायदा नहीं है, वांग जी रुकने ही नहीं वाला था। शिचेन ने वांग जी को आवाज़ लगाने की कोशिश की, लेकिन मेंग्याओ ने उसका हाथ पकड़ लिया। और इस बार शिचेन की आंखों में गुस्सा था और उन्होंने घूर कर मेंग्याओ की तरफ देखा, और मेंग्याओ इतना डर गया कि उन्होंने उसके हाथ को छोड़ दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, वांग जी कैरेज में बैठ चुका था, उसके साथ ही जिंगई भी कैरेज में बैठ चुका था। वो वी डिसिपल जो उनके साथ आए थे वो दोनों ही अल्फा थे, इसलिए वो हॉर्स पर चल रहे थे। वांग जी जैसे ही कैरेज में बैठा, उसका फेस जो इमोशनलेस था, वो जो सामने दिखा रहा था कि वो कितना स्ट्रोंग है, वो टूट गया। वो बहुत बुरी तरीके से रोने लगा, और जिंगे ने ये देखा तो उन्हें बिना कुछ कहे उसने बस वांग जी को हक कर लिया। और वहाँ से वांग जी के एक न्यू लाइफ की जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी, जहाँ पर उसका फ्यूचर कैसा होने वाला था उसे नहीं पता, उसका होने वाला हस्बैंड उसे एक्सेप्ट करने वाला था उसे नहीं पता, वो अपनी हस्बैंड की लाइफ में क्या जगह रखने वाला था ये वांग जी को नहीं पता। लेकिन वो बस चल दिया था एक ऐसे पर्सन की तरह जिसे बेच दिया गया है। भले ही उसने अपने फैमिली से सारे टाइज तोड़ लिए हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं बदलने वाली कि 10 गाँव के बदले में वांग जी को बेचा गया है। और वांग जी यही सोचते हुए बस विसेक के लिए निकल चुका था। लगभग एक रात और 2 दिन के ट्रेवल के बाद वांग जी का कैरेज फाइनली विसेक पहुंच चुका था। लेकिन वांग जी की किस्मत तो देखो, वांग जी को किसी न्यूली वेडेड ब्राइड की तरह अपने मेन डोर से तक एंट्री नहीं मिली, उसे पीछे के डोर से आने पड़ा ताकि किसी को ये पता नहीं चले कि वांग जी यहाँ क्यों आया है। वांग जी को वो दोनों सर्वेंट एक रूम में ले गए। वो वांग जी और जिंगे अलग अलग रूम दिए गए थे। वांग जी का रूम सच में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, और जिंगे का भी एक बहुत अच्छे रूम में रखा गया था। वांग जी अब यहाँ पर आ चुका था। वो लोग लगभग मिड नून में यहाँ पर आए थे, इसलिए वांग जी थक चुका था। उसने सबसे पहले शावर लिया और उसके बाद वो अपने बेड पर लेट गया और अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगा। उसे नहीं पता कि उसके साथ अब क्या होगा, उसे नहीं पता कि उसकी लाइफ कैसे चेंज होने वाली थी, लेकिन वो सिर्फ प्रे कर रहा है कि ये सब ठीक हो। उसने कह तो दिया है अपनी फैमिली से कि वो सरवाइव कर लेगा, लेकिन ये बात वो भी जानता है कि एक ओमेगा का इस क्रूल वर्ल्ड में सरवाइव करना कितना मुश्किल होता है। और वो सिर्फ अकेला नहीं है, उसके साथ जिंगी की भी जिम्मेदारी है। इसीलिए वो बस प्रे कर रहा था कि सब कुछ अच्छा हो। और यही सोचते सोचते थकान की वजह से वांग जी की आँख कब लग गई उसे रियलाइज़ ही नहीं हुआ। शाम को लगभग रात डिनर टाइम पर वांग जी की नोक की वजह से आँख खुली। जब वो उठकर बैठा तो उसने अपने सराउंडिंग्स को देखा। पहले तो उसे समझ में नहीं आया कि वो कहाँ था, क्योंकि उसकी जिंक्शन नहीं थी, उसकी जिंक्शन प्योर वाइट थी, लेकिन ये जगह कलरफुल थी। वांग जी खड़ा हुआ, उसने डोर को ओपन किया तो सामने एक मेड खड़ी हुई थी। उस मेड ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, सेकंड मास्टर लेन, आपके लिए डिनर। ये बोलकर वो साइड हटी और पीछे भी एक और मेड थी, उसके हाथ में डिनर की ट्रे थी। वांग जी ने नोट किया और वो डिनर को अंदर रख दिया किया। वांग जी ने अंदर बैठकर डिनर किया। वांग जिंगे का डिनर उसके रूम में भेज दिया गया था। जैसे ही वांग जी ने डिनर ख़त्म किया, फिर से उसका डोर ओपन हुआ, और की बार किसी ने नॉक नहीं किया, बल्कि मिसेस वी, या फिर कहे कि इस सेक्ट के, या फिर कहे पूरे कल्टिवेशन सेक्ट की क्वीन चांगसे सेन अंदर आए। मैं चांगसे सेन और वी चांगसे को मिस्टर वी एंड मिसेस वी बोलूँगी, क्योंकि इन दोनों का नाम लेने में मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ। मैं वी चांगसे को चांगसे सेन बोल देती हूँ और चांगसे सेन को वी चांगसे बोल देती हूँ, तो इनको मैं मिस्टर एंड मिसेस वी बोलूँगी, और बाउशन सेन को ग्रैंड माँ। तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। मिसेस वी रूम के अंदर आए, उसके पीछे 3 सर्वेंट थे जिनके सबके हाथों में कुछ न कुछ था। वांग जी ने उनकी तरफ देखा। मिसेस वी ने वांग जी को नोटिस किया और उसके साथ वही चली गई जहाँ पर वांग जी बैठा हुआ था। वांग जी एक टी टेबल के पास बैठा हुआ था और खाना खाने के बाद अपनी टी एंजॉय कर रहा था। वहीं वो उन तीनों सर्वेंट्स ने उन चीज़ों को बेड पर रखा और वहाँ से चले गए। उन्होंने डोर को लॉक कर दिया। मिसेस वी ने वांग जी की तरफ देखा, और वांग जी ने जब क्वीन को देखा तो खड़ा हुआ और उन्होंने डीपली बो किया। ये देखकर मिसेस वी ने वांग जी की तरफ देखा और कहा,
मुझे वो करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी अब हम रिश्ते में आने वाले हैं, तो बैठो। ये सुनकर वांगची बैठ गया। उसे ऑकवर्ड फील हो रहा था। उसने कभी मिसेस विजय इंटरेक्ट नहीं किया और ना ही वो एक ऐसा पर्सन है जो लोगों से जल्दी से मेल जोल कर सकता है या फिर किसी से जल्दी से बात कर सकता है, इसलिए उसे नहीं पता कि उसे मिसेस वी से कैसे बात करनी चाहिए। और मिसेस वी भी कहीं ना कहीं वांगजी के इस ऑकवर्डनेस को फील कर सकती थी, इसलिए उन्होंने वांगजी की तरफ देखा और कहा, लेन वांगजी राइट, तुम्हें ऑकवर्ड फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ कंफर्टेबल हो सकते हो। ये सुनकर वांगजी ने मिसेस वी की तरफ देखा और फिर ठीक से बैठ गया। मिसेस वी ने वांगजी की तरफ देखा और कहा, तो तुम्हारे अंकल ने शादी के बारे में तुम्हें सब कुछ बता दिया होगा। यह सुनकर वांगजी के फेस पर एक बिटर चकल आ गया। उसने मिसेस वी की आंखों में देखा और कहा, मुझे माफ़ करना मिसेस वी, लेकिन आप शादी का शब्द यूज़ करके इस शादी वाले शब्द का अपमान कर रही हो, क्योंकि ये शादी जो कि मैरिज है, ये एक बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है और यहाँ पर मेरे और एम्परर वी के बीच सिर्फ बिजनेस हो रहा है। मुझे यहाँ पर सिर्फ इसलिए लाया गया है ताकि मैं जब तक एम्परर वी डीप स्लीप में है मैं उनका ध्यान रखूं, और जब वो होश में आ जाएंगे तो मुझे इस महल से बाहर फेंक दिया जाएगा। तो आपको मेरे सामने झूठी चिंता दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने फेथ को एक्सेप्ट कर चुका हूँ, तो आपको मुझे सिर्फ ये इंस्ट्रक्शन देने हैं कि मुझे क्या क्या करना है और क्या नहीं। अगर मेरी बातों से आपको बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। ये बोलकर वांगजी अपनी नज़रों को झुका लेता है, लेकिन उसके फेस पर कोई रिग्रेट नहीं था जो भी उसने मिसेस वी से कहा। और मिसेस वी ने पे देखा तो उसके फेस पर एक जैसे हल्की सी स्माइल आ गई। वो वांगजी के थोड़ा पास गई। उन्होंने वांगजी के हाथ को पकड़ा और वांगजी की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे थोड़ा डाउट हुआ, लेकिन मैं माइंड नहीं करूँगी क्योंकि मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकती हूँ, या फिर कहूँ कि नहीं समझ सकती, क्योंकि आज से पहले मैं या कोई भी ऐसी सिचुएशन में नहीं फंसा होगा। लेकिन मैं तुम्हें इस चीज़ का अश्योरेंस दे रही हूँ कि भले ही वो जियान होश में आए तो तुम इस महल से बाहर नहीं जाओगे। मुझे पता है कि तुम्हारे अंकल ने तुमसे क्या कहा होगा, क्योंकि मैं उस ओल्ड गोड को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, तो तुम्हें मेरे सामने चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, उन्होंने जो कहा ये एक तरह से सच है, लेकिन ये सच उनके लिए है जो ये सब सुनना चाहते हैं। मतलब ये सच कल्टीवेशन वर्ल्ड के लिए है, लेकिन यहाँ जो सच है वो मैं तुम्हें बता रही हूँ। ये बोलकर उन्होंने वांगजी की तरफ देखा और वांगजी ने कन्फ्यूजन में मिसेस वी की तरफ देखा। मिसेस वी ने वांगजी की तरफ देखा और कहा, जैसा कि प्रिंसेस जिन ने कहा या फिर हमारे प्यारी आजी ने कहा कि वो एक ऐसी शादी चाहती है जो टेम्परेरी हो, और उसके लिए मैंने तुम्हें चुना है। लेकिन जैसा उन्होंने कहा वैसा कुछ नहीं होने वाला। मैंने एक बार अपने बेटे के लिए गलत फैसला लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब मैं वो गलती नहीं कर रही हूँ और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। और रही बात इस टेम्परेरी मैरिज की, तो ये मैरिज टेम्परेरी कभी नहीं होने वाली। अगर वो शायद तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा तो तुम हमेशा मेरे बेटे रहोगे और तुम्हें इस महल से कोई नहीं निकाल सकता। और मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ कि वुशान तुम्हें एक्सेप्ट करेगा, और इसका भरोसा मैं तुम्हें देती हूँ। और ये मत सोचना कि मैं तुम्हें पिटी कर रही हूँ या मुझे तुम पर दया आ रही है, बिल्कुल नहीं। ये तुम्हारा हक है, क्योंकि तुम एम्परर वी से शादी करने जा रहे हो। तुम एक ऐसे रिश्ते में बनने जा रहे हो जिसे तुम्हें दिल से निभाना होगा। अगर तुम अपने रिश्ते को दिल से निभाओगी तो मैं चांगसे सेरन, इस पूरे सेक्ट की क्वीन, तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हें यहाँ पर कोई बुली नहीं करेगा। तुम्हें कोई हार्श वर्ड यहाँ सुनने को नहीं मिलेगा, और ना ही तुम्हें ये सुनने को मिलेगा कि तुम सिर्फ टेम्परेरी ब्राइड हो या तुम किसी का रिप्लेसमेंट हो। तो इसकी चिंता तुम करना बंद कर दो। ये सुनकर वांगजी ने मिसेस वी की तरफ देखा और वो समझ सकते थे कि मिसेस वी की आंखों में वुशान के साथ चिंता के साथ साथ यांगजी के लिए गुस्सा था और इस मैरिज के लिए सिंपैथी थी। यह उनके आंखों में वांगजी के लिए भी सिंपैथी थी। वांगजी ने मिसेस वी की तरफ देखा और कहा, चिंता मत कीजिए क्वीन, भले ही ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हो रही है, लेकिन हम लेंस की शादी एक बार ही होती है और मैं इस रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश करूँगा और आपको कभी भी कंप्लेन का मौका नहीं दूंगा। ये सुनकर चांगसी सेरन ने वांगजी की तरफ देखा और कहा, अय्या यू किड, मुझे अब क्यों नहीं बुलाना बंद करो, तुम मुझे माँ बुलाओ के जैसे आश्रन बुलाता है। ये सुनकर वांगजी ने चांगसी सेरन की तरफ देखा और कहा, माँ। ये सुनकर मिसेस विन ने नोट करते हुए कहा, माँ, आशान भी मुझे यही बुलाता है, और तुम्हें पता है क्या, मेरा आशान सच में बहुत लकी है जो उसे तुम्हारी जैसी ब्राइड मिली है। तुम सच में बहुत क्यूट हो। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे ओमेगा सन इन लॉ बनने वाले हो। तुम्हें पता है, जब भी मैं कुछ करने जाती हूँ तो तुम्हारा होने वाला हस्बैंड एम्परर वी और मेरा हस्बैंड मुझे हर चीज़ में टोकते हैं। तुम्हें पता है,
मुझे हमेशा से फ़न करना पसंद है, लेकिन मेरी माँ, तुम्हें याद होगा ग्रैंड माँ बाओशन सेनन, तुमने उनके बारे में सुना है? ये सुनकर वांग जी ने नोट किया। तो चांग से ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ये तीनों मिलकर मुझे कभी फ़न नहीं करने देते। यहाँ तक कि वो जैन तो मेरा सन है, लेकिन वो मेरे साथ ऐसे बात करता है जैसे वो मेरा सन नहीं, मैं उनकी डॉटर हूँ। इसीलिए मुझे वो लोग ये सारे अल्फ़ा मिलकर एक साथ टीम अप कर लेते हैं और मुझे बस एक कॉर्नर में भेज देते हैं। लेकिन अब मेरे साथ मेरा ओमेगा सन इन लॉ होगा, तो मुझे किसी से चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर वो हंसने लगी और मिसेस वी के फेस पर हंसी देखकर वांग जी के फेस पर भी एक स्माइल आ गई। और वांग जी के फेस पर स्माइल देखकर चांग सी के फेस पर जैसे एक सेटिस्फाइड लुक था। उन्होंने वांग जी के सिर पर हाथ फिराया और कहा, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर सिचुएशन में मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि हमारी फैमिली का हर मेंबर तुम्हारे साथ खड़ा है। अब तुम हमारी फैमिली मेंबर हो, तो चिंता करना बंद कर दो और आराम से सो जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कल सुबह मेरे सन इन लो के आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो। वैसे तुम्हारी ब्यूटी उससे भी कम नहीं होने वाली। वो तुम्हारी ब्यूटी में चार चांदी लगा देंगे, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहती कि कोई किसी को मैं कंप्लेन का मौका दूँ। तो जल्दी से सो जाना और सुबह जल्दी उठना। ये सुनकर वांग जी ने नोट किया। उसके बाद चांग सिरन ने एक बार फिर से वांग जी के सिर पर हाथ फिराया और वो रूम से बाहर चली गई। चांग सिरन के बाहर जाने के बाद वांग जी उन बेड के पास की चीज़ों के पास आया और उन्होंने एक एक करके उनके ऊपर से कपड़ा उठाया। पहला जो गिफ्ट था उसमें एक ब्यूटीफुल और एक रेड वेडिंग हम्प था और सेकंड में वांग जी के लिए ज्वेलर्स थे। वांग जी ने भी देखा तो उसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ गई क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसके लिए इतना सब कुछ करेगा। उन्होंने उन चीज़ों को टेबल पर रखा और फाइनली फ्रेशन अप होकर वो सो चुका था, अपने शायद सही बनने वाले फ्यूचर को अपनी आंखों में लेकर, क्योंकि फ्यूचर में क्या होने वाला था ये उसे भी नहीं पता। अब उस रात तो वांग जी सो गया और नेक्स्ट मॉर्निंग किसी के फिर से डोर पर नॉक करने की वजह से उसकी आंख खुली और जब उसने चारों तरफ देखा तो उसने देखा कि सूरज उग चुका है। यहाँ वे चांग से उसे जल्दी उठने के लिए कहा था, लेकिन वांग जी इतनी लेट तक सो गया, शायद वो थका हुआ था इसीलिए। वांग जी उठा और उसने डोर को ओपन किया। जैसे उसने डोर ओपन किया, बहुत सारी लेडी सर्वेंट्स ओमेगा और बीटा थी, वो वांग जी के रूम में आ गई। उन्होंने वांग जी की तरफ देखा और कहा, सेकंड प्रिंस, आप जल्दी से बात ले लीजिए और हम आपकी बात लेने में मदद करेंगे। क्वीन ने हमें आपको तैयार करने के लिए भेजा है। ये सुनकर वांग जी ने उन सबकी तरफ देखा। आज से पहले वांग जी ने अपना सारा काम खुद ही किया था। वो अपना सारा काम खुद ही किया करता था, इसीलिए उसे ये इन सब की आदत नहीं थी। और अब जब ये लोग कह रहे हैं कि वो वांग जी को नहलाएंगे तो वांग जी को शायद फील हो रहा था। उसने उन लोगों की तरफ देखा और कहा, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही खुद ही बात ले लूँगा। ये सुनकर उन सर्वेंट ने कहा, प्लीज़ सेकंड मास्टर, हमें ये क्वीन ने ऑर्डर दिया है कि आज हम आपको तैयार करें। ये सुनकर वांग जी ने नोट किया और ना चाहते हुए भी उन लेडी सर्वेंट ने उसे ठीक से बात दिलाया। उस बात में रोज़ पेटल्स थी और बहुत सारे जो परफ्यूम थे या फिर कहें कि इत्र का इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद बात देने के बाद वांग जी को मिरर के सामने खड़ा गया और उसको उस ब्यूटीफुल रेड हार्मफुल में तैयार किया गया। सभी ज्वेलरीज को वांग जी को पहनाया गया और जैसे ही वांग जी हर तरीके से तैयार होकर मिरर के सामने खड़ा हुआ था, वांग जी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वो है, क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। यहाँ तक कि वहाँ जो सर्वेंट्स खड़ी थी तो वो सभी ओमेगा है, लेकिन फिर भी वो वांग जी के ऊपर ब्रूल हो रही थी और बहुत वांग जी सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। वो लोग वांग जी को एडमायर कर ही रहे थे, तभी किसी के गला साफ करने की आवाज़ आती है और सब लोग वहाँ देखते हैं तो मिसेस वी वहाँ खड़ी थी और मिसेस वी ने जैसे ही वांग जी को देखा उसके फेस पर एक बहुत बड़ी वाली स्माइल आ गई। वो वांग जी के पास गई और कहा, ओह माय बेबी, तुम कितने ब्यूटीफुल लग रहे हो। आज आई एम श्योर अगर ऊर्जा ने भी होश में आता तो तुम पर से अपनी नजरें नहीं हटा पाता, वो तो बेहोश हो जाता, क्योंकि मैं अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। ये बोलकर उसने वांग जी की तरफ देखा और वांग जी के फेस पर भी एक हल्की सी स्माइल आ गई। वो ब्लश कर रहा था क्योंकि आज से पहले उसकी किसी ने तारीफ नहीं की। जिंगे की बात अलग है, लेकिन जिंगे उसे खुश करने के लिए भी कभी कभी तारीफ किया करता था, इसीलिए वांग जी उसकी तारीफ को सीरियसली नहीं लेता। जब आज चांग सिरन ने उसकी तारीफ की तो सच में उसे शाय फील हो रहा था। उसने चांग सिरन की तरफ देखा और कहा, थैंक यू माँ। यह सुनकर चांग सिरन के फेस पर और बड़ी स्माइल आ गई। उन्होंने अपने रोज में से कुछ निकाला और वांग जी को दिया। वांग जी ने जब उसे देखा तो उसे शौक लगा, क्योंकि ये एक हेयर पिन थी और हेयर पिन का मतलब किसी को कोट करना। हालांकि ये चीज़ वूशियान को करनी चाहिए थी, लेकिन अभी वूशियान अपने होश में नहीं था, तो इसीलिए ये चीज़ चांग सिरन दे रही थी। उन्होंने वांग जी की तरफ देखा और कहा, ये मेरी है
और ये मेरी वुशियान की ओमेगा ब्राइड के लिए था और इसीलिए अब ये तुम्हारा है। ये सुनकर वांग जी ने चांगसे सेरन की तरफ देखा। वो पूछना चाहता था क्योंकि अभी ये जो हेयर पिन है वो यांग जी के पास होनी चाहिए थी और ये थी भी यांग जी के पास ही, लेकिन जिस दिन चांगसे सेरन जिनसेट से वापस आ रही थी, आने से पहले उन्होंने वो चीज़ भूली नहीं, उन्होंने यांग जी से इस हेयर पिन को ले लिया। यांग जी ने इस बात पर सवाल तो किए थे, लेकिन चांगसे सेरन ने कहा कि उन्हें इसमें कुछ कारीगरी और करवानी है और इनमें कुछ ज़्यादा और ज्वेलरीज उनको थोड़ी ऐड करवानी है। और ये सुनकर यांग जी की आंखें चमक गई क्योंकि उसे लग रहा था कि एट द एंड ये हेयर पिन उसी का होने वाला है, तो ले जाने में उसे कोई हर्ज नहीं था। इसीलिए चांगसे सेरन इसको लेकर आ चुकी थी और अब इन्होंने ये वांग जी को दिया था। वांग जी ने ये जब देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि ये एक बहुत ही रिस्पेक्ट की बात होती है कि कोई पर्सन आपको ये दे रहा है, वो आपको दिल से कोट करना चाहता है। हालांकि वो शायद नहीं था, लेकिन मिसिस वी उसे ये दे रही थी, इसका मतलब उन्होंने दिल से वांग जी को एक्सेप्ट कर लिया है। ये सोचकर वांग जी बहुत खुश था। मिसिस वी ने वांग जी के बालों में उस हेयर पिन को लगाया। उसके बाद उन्होंने वांग जी की तरफ देखा और कहा, जैसा कि तुम्हें पता है ये शादी नॉर्मल शादियों की तरह नहीं होने वाली, इसीलिए पहले तुम्हारी शादी वुशियान से होगी और उसके बाद तुम्हारी शादी हॉल में होगी, पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड के सामने, एक ऐसे वुशियान से जो इल्यूजन से पैदा होगा, जिसे मेरी ग्रैंड माँ पैदा करेगी। ये सुनकर वांग जी ने नोट किया। उसके बाद चांगसे सेरन ने वांग जी का हाथ पकड़ा और उन्होंने वांग जी को आंखें बंद करने के लिए कहा। वांग जी ने जैसे आंखें बंद की और जब दोबारा उन्होंने अपनी आंखें ओपन की तो वो एक रूम में थे और सामने एक ब्यूटीफुल या कहे हैंडसम पर्सन लेटा हुआ था, जिसके फेस को देखकर ऐसा लग रहा था जिसे उसे इस दुनिया की कोई परवाह नहीं है। वो बस अपनी ब्यूटी स्लीप में था, अपनी डीप स्लीप में था, सारी चिंता सारी परेशानियों से दूर। और ये और कोई नहीं बल्कि एम्परर वी थे, जिनके रूम में जिनके सामने वांग जी खड़ा हुआ था। वांग जी ने कई बातें एम्परर वी के बारे में सुनी है। उन्होंने सुना है कि एम्परर वी से हैंडसम अल्फा आज तक कल्टीवेशन वर्ल्ड में कोई नहीं हुआ, लेकिन जब वांग जी अपनी आंखों से देख रहा है तो वो सच में इस चीज़ को मान रहा है कि ये रूमर्स नहीं है, सच में आज तक वांग जी ने इस पर्सन से ज़्यादा ब्यूटीफुल अल्फा देखा ही नहीं। वो अपने थॉट्स में ही था, लेकिन वो ये चीज़ भूल गया कि उसके फेस पर वेल नहीं था। और चांगसेरन ने भी जब ये नोटिस किया तो उसने भी अपने फोरहेड पर मारते हुए कहा, अय्या मैं भी लगता है उम्र के साथ बूढ़ी होती जा रही हूँ, मैंने तुम्हारे फेस पर वेल ही नहीं रखा। वांग जी अपनी आंखें बंद करो। ये सुनकर वांग जी ने नोट किया। उसके बाद तुरंत ही चांगसेरन ने अपनी फिंगर को फ्लिक किया और उसके हाथ में एक रेड थिक वेडिंग वेल आ गया। वो थिक इसीलिए था क्योंकि अगर वो थिक नहीं होता तो वांग जी का फेस जो कल्टीवेशन वर्ल्ड था, जो हॉल में लोग आने वाले थे, उन्हें आसानी से दिख सकता था, लेकिन ये वेल थिक था तो वांग जी का फेस किसी को नहीं दिखने वाला था। इसलिए चांगसे सेरन ने इस वेल को चुना था। उसके बाद चांगसे सेरन ने वांग जी के फेस पर उस वेल को रख दिया और उन्होंने वांग जी के हाथ को पकड़ा और उसे गाइड करने लगी। अब वो लोग वुशियान के बेड के पास खड़े हुए थे, तभी अचानक से उस रूम में 3 और लोग अपीयर हुए। वो थे वी चांग से, ग्रैंड माँ बाओशन सेरन एंड वी सुजुई। ग्रैंड माँ ने वांग जी की तरफ और चांग सेरन की तरफ देखा और कहा, चांग से सब कुछ तैयार है? ये सुनकर चांग से ने बस नोट किया और ग्रैंड माँ ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, लेन वांग जी तुम तैयार हो? ये सुनकर वांग जी ने नोट किया। उसके बाद ग्रैंड माँ बाओशन सेरन ने अपनी फिंगर फ्लिक की और अगले ही पल वांग जी के सामने कुछ एंसिस्टर प्लेट्स की तरह आ गई थी, जो शायद वीस के एंसिस्टर थे। उसके बाद ग्रैंड माँ ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, जैसा कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा होने वाला हस्बैंड डीप स्लीप में है, तो उसकी बजाय कि वो भी तुम्हें लेने वाले हो तो पहले अपने वो लो, पहले हेवन के लो, फिर अर्थ के लो और फिर अपने एंसिस्टर्स के वो लो। ये सुनकर वांग जी ने वैसा वैसा ही किया जैसा बाओशन सेरन ने कहा था और उन्हें अपने और वुशियान के वो लिए। उसके बाद बाओशन सेरन ने वांग जी और वुशियान के हाथ को एक रेड थ्रेड से बांध दिया, जो कि एक ब्यूटीफुल सिल्क कपड़े की तरह कपड़े से बंधा हुआ था। और अब बाओशन सेरन ने कुछ मैजिक किया और उन्होंने वांग जी की तरफ देखा और कहा, तुम दोनों की शादी कंप्लीट हो चुकी है और ये बिल्कुल मत सोचना कि तुम्हारी शादी इनकम्प्लीट है या बिल्कुल वियर्ड तरीके से हुई है। तुम्हारी शादी प्रॉपर तरीके से हुई है। तो अपने दिल में कभी मलाल मत लाना कि ये शादी सही तरीके से नहीं हुई है। आज से तुम एम्परर विभूषण के ओमेगा पार्टनर हो, उनकी वाइफ हो, उनके हस्बैंड हो। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। ये सब सुनकर वांग जी ने बस नोट किया। उसके बाद वांग जी उन सबके तरफ घुमा और उन्होंने वांग जी ने अपने घुटनों पर बैठकर वे सांग से सेरन और ग्रैंड माँ बाओशन सेरन के आगे एक डीप बो किया
और उन लोगों ने उसे उनकी ब्लेसिंग्स दी। उसके बाद चांग सेरन ने वांग जी को गिफ्ट दिए। उसके साथ ही वी चांग से वांग जी के सामने आए। उन्होंने कहा, वांग जी, हमारी फैमिली में तुम्हारा स्वागत है। ये सुनकर वांग जी ने मिस्टर वी की तरफ बो करते हुए कहा, थैंक यू एम्परर वी। ये सुनकर वी चांगसे के फेस पर फ्रॉन आ गया। उसने वांग जी की तरफ देखा और कहा, वांग जी, तुम चांगसे को तो माँ बुलाते हो और मुझे एम्परर वी? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं आया? तुम भी मुझे फादर बुला सकते हो, जैसे आशन बुलाता है, जैसे सिजुई बुलाता है। वैसे भी अब तुम्हें फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। हम तुम्हारे पेरेंट्स की तरह हैं, तो तुम मुझे बाबा बुलाओगे, जैसा कि आशन बुलाता है। और ये कोई रिक्वेस्ट नहीं थी, ये एक ऑर्डर था जो वांग जी को फॉलो करना ही था। इसलिए वांग जी ने बस नोट किया। उसे तो खुशी हो रही थी, उसे एक फैमिली मिल चुकी थी, एक ग्रैंड माँ, एक माँ और बाबा और एक छोटा सा भाई जो विसुजुई था। विसुजुई सच में बहुत ज़्यादा खुश था। उसने वांग जी के पास आते हुए कहा, शाह जी, हमारे फैमिली में आपका बहुत 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 स्वागत है। ये सुनकर वांग जी ने नोट किया। उसके बाद चांग सेरन ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, वांग जी, अब बाहर चलने का टाइम है। अब पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के सामने फालतू के रिचुअल्स करने हैं। यह सुनकर वांग जी के फेस पर स्माइल आ गई। उसकी मदर इन लॉ सच में बहुत फनी है और नोटी है, पर वांग जी को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद वो लोग रूम से बाहर आ चुके थे। हॉल के बाहर वो लोग खड़े हुए थे वांग जी को यहाँ पर, जो कि सबको लग रहा था कि ये यांग जी है, तो इसीलिए उन्हें जिन फैमिली के साथ जाना था, जो भी वहाँ ऑलरेडी ही मौजूद थी। और वांग जी को जिन गोंगशान का हाथ पकड़कर जाना था। ये वांग जी बिल्कुल नहीं चाहता था। वांग जी अकेला जाना पसंद करेगा, लेकिन जिन गोंगशान के साथ बिल्कुल नहीं। उसे नहीं पता, उसे जिन फैमिली पसंद ही नहीं है। लेकिन ना चाहते हुए भी रिचुअल्स के चलते, इस कल्टीवेशन वर्ल्ड के चलते उसे ये सब करना पड़ेगा। इसलिए उसने ना चाहते हुए भी जिन गोंगशान का हाथ पकड़ा, या फिर कहे कि जिन गोंगशान ने उसका हाथ पकड़ा। और सिर्फ हाथ ही नहीं, उसने उसके शोल्डर के ऊपर भी हाथ रख लिया और उसे एसल की तरफ ले जाने लगा। पर वो हाथ जो अपने ओमेगा बेटे के लिए उसके शोल्डर पर होना चाहिए था, या फिर कहे कि उसके सिर पर होना चाहिए था, उसे आशीर्वाद देने के लिए, वो हाथ वांग जी के शोल्डर पर था। उसके शोल्डर पर था ही नहीं, बल्कि जिन गोंगशान ने वांग जी के शोल्डर को टाइटली पकड़ रखा था। और यही चीज़ वांग जी को अनकंफर्टेबल फील करा रही थी। वो अभी जिन गोंगशान के ग्रिप से छूटना चाहता था, लेकिन जिन गोंगशान ने टाइटली उसे पकड़ रखा था। और फाइनली वांग जी को ऐसा लगा जैसे बहुत देर बाद वो उस स्टेज पर पहुंचे, जबकि उसकी दूरी बहुत कम थी, लेकिन वांग जी को सच में बहुत ज़्यादा लग रही थी। जैसे ही जिन गोंगशान ने फ्री किया, वो तुरंत स्टेज पर चढ़ गया। और सामने जो ग्रैंड माँ बाओशन सेरन ने सबकी आंखों के सामने एक इल्यूजन बना रखा था, वहाँ पर एम्परर वी खड़े हुए थे, ऐसा सबको लग रहा था। लेकिन थी वो एम्परर वी की स्वॉर्ड स्पिरिट, जो कि वांग जी के सामने खड़ी हुई थी। उसे देखकर सबको यही लग रहा था कि ये वुशियान है। उसके बाद वेडिंग रिचुअल स्टार्ट होते हैं। वांग जी और वुशियान की शादी होती है, लेकिन वुशियान के उस इल्यूजन को ज़्यादा देर तक वहाँ नहीं रखा जा सकता था। इसीलिए जैसे ही शादी कंप्लीट हुई, बैंक्वेट स्टार्ट हुआ, वुशियान और वांग जी को उस हॉल से निकाल दिया गया था और वांग जी को वुशियान के रूम में ला दिया गया था। मिसिस वी वांग जी को यहाँ लेकर आई थी। उन्होंने वांग जी की तरफ देखा और कहा, वांग जी, तुम्हारे सारे स्टफ़ को यहाँ पहले से ही अरेंज कर दिया गया है, और अब ये सिर्फ वुशियान का नहीं, तुम्हारा भी रूम है, तो तुम जैसे चाहे इसे यूज़ कर सकते हो। ये बोलकर उन्होंने वांग जी की तरफ देखा और ये सुनकर वांग जी ने बस नोट किया। उसके बाद मिसेस वी वांग जी को वहाँ पर छोड़कर जा चुकी थी और वांग जी वुशियान की तरफ घुमा। वो वुशियान के पास बैठा। उन्होंने वुशियान के हाथ को पकड़ते हुए कहा, हस्बैंड, मैं जानता हूँ कि आप अभी डीप स्लीप में हो, इसीलिए मैं अपना वेल खुद ही निकाल रहा हूँ। ये बोलकर वांग जी ने अपना वेल निकाला, उसे सेफली वार्डरोब में रखा, अपने वेडिंग रोब्स को निकाले और अपने जितने भी ज्वेलरीज थी उनको भी वांग जी ने रिमूव कर दिया। और जब वो अपने इनर रोब्स में रूम से बाहर आया तो वो वुशियान के पास बेड पर आ गया और वो वुशियान के पास लेट गया। उसने अपने फेस को वुशियान की तरफ कर लिया। उन्होंने वुशियान के तरफ देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है, मुझे ये भी नहीं पता कि आप मुझे एक्सेप्ट करोगे या नहीं, लेकिन हमारी शादी हो चुकी है और मैं इस रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं सिर्फ आपसे लॉयल रहूँगा। ये बोलकर उसने वुशियान की फोरहेड पर किस किया और उसके बाद वो वुशियान के चेस्ट पर अपना सिर रख लेता है और कब उसे नींद आ जाती है उसे रियलाइज नहीं होता। वहीं वुशियान जो अपनी डीप स्लीप में था, उसे तो कुछ पता ही नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। उसकी शादी हो चुकी है, वो भी एक ऐसे पर्सन के साथ जिसे वो जानता तक नहीं है। खैर, अब नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी और जैसा कि वांग जी का यहाँ पर आने के बाद रूटीन बन गया है, हर वक्त नोक उसके डोर पर नोक होने के बाद उसकी नींद खुलती है।
डोर पर नोक हुई। वांग जी की नींद खुली, वो उठा, फ्रेशन अप हुआ, उसने अपने रोब्स को वियर किया और वांग जी से अपना फॉरेड रिबन गुसूट देकर आया था, इसलिए उसके पास अब कोई फॉरेड रिबन नहीं था, ना ही वो यहाँ पर कोई वाइट गुसू रोब्स पहनता था। यहाँ पर वो ब्लैक एंड रेड रोब पहनता था, जो उसके हस्बैंड की निशानी है, जो उसके मदर इन लो या फिर इन लॉज की निशानी है। वांग जी तैयार होकर वांग जी ने डोर ओपन किया तो वहाँ पर मेड खड़ी हुई थी। उस मेड ने वांग जी को अपने साथ चलने के लिए कहा। जैसे ही वांग जी रूम से बाहर आया, उसने देखा कि जिंगे भी वहाँ खड़ा हुआ है। वांग ने जिंगे की तरफ देखा और कहा, जिंगे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम यहाँ कब से खड़े हो? ये सुनकर जिंगे ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, हम वांग जुन, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, बस मैं 5 बजे उठ गया था और 6 बजे से आपके रूम के बाहर खड़ा हुआ हूँ। ये सुनकर वांग जी की आंखें बड़ी हो गई। उसे टाइम अभी पता है, अभी लगभग 8 बज रहे हैं। उसने जिंगे की तरफ देखा और कहा, तो तुम नॉक कर सकते थे, तुम मुझे उठा सकते थे, और पहली बात तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे? ये सुनकर जिंगे ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, पर हंग वांग जुन, यहाँ पर मेरे पास करने के लिए कोई काम है ही नहीं। ये सुनकर वांग जी ने नोट किया। उसने डीप ब्रीथ ली और कहा, मेरे साथ चलो। जिंगे ने नोट किया। उसके बाद वो दोनों जाने लगे और वो लोग चांगसी सेरन के रूम में थे, जहाँ पर सभी लोग बैठे हुए थे। चांगसी सेरन ने जब वांग जी को देखा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए वांग जी को अपने पास बैठा लिया और उन्होंने वांग जी की तरफ देखा और कहा, वांग जी, ब्रेकफास्ट करने के बाद तुम मेरे साथ इम्पीरियल हॉल चलोगे। ये सुनकर वांग जी ने कन्फ्यूजन में चांगसी सेरन की तरफ देखा। मिसेस वी ने कहा, जैसा कि तुम्हें पता है वो जैन डीप स्लीप में है, लेकिन और इसी वजह से इम्पीरियल हॉल में बहुत ज़्यादा रक्स मच चुका है। सब लोगों को जवाब चाहिए कि वो जैन सेक्युलरिज्म ने क्यों है, और इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हालांकि अब हमने अब तक तो छुपा लिया है कि वो जैन सेक्युलरिज्म में है, लेकिन कल सब लोगों ने वो जैन को देखा था और आज वो जैन की जो एक्सेप्टेंस है वो उस कोर्ट में चाहिए। इसलिए तुम मेरे साथ वहाँ चलने वाले हो, क्योंकि अब तुम एम्प्रेस हो और आज से तुम इस सेक्ट के काम को संभालोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे काम को तुम संभालो, क्योंकि मैं और तुम्हारे बाबा तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन तुम्हें वहाँ पर प्रेजेंट होना होगा। ये सुनकर वांग जी ने नोट किया। उसके बाद उन लोगों ने सबने बैठकर ब्रेकफास्ट किया। वो लोग कोर्ट के लिए निकलने वाले थे, तभी वांग जी ने चांगसी सेरन की तरफ देखा और कहा, माँ। ये सुनकर चांगसी सेरन ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, अजान, तुम्हें कुछ चाहिए? वांग जी ने नोट किया और कहा, ये मेरा दोस्त या फिर कहें कि मेरा छोटा भाई जिंगई है। अभी इसके पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो क्या आप किसी को बोल सकते हो कि इस इसके लिए कुछ, या फिर इसकी एजुकेशन का इंतजाम किया जा सके? वांग जी ने अटकते हुए कहा। और ये सुनकर विचांग से इससे पहले कि जवाब दे पाते, तभी सिजुई ने उछलते हुए कहा, शाह जी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जिंगे मेरे साथ रहेगा। मेरी भी एजुकेशन चल रही है, मैं भी अपनी क्लासेस लेता हूँ, तो जिंगे मेरे साथ जाएगा और उसके बाद मैं इसे अपनी शॉर्टमैनशिप सिखा दूंगा। ये सुनकर वांग जी ने नोट किया और जिंगे तो ब्लश कर रहा था वहाँ पर खड़ा खड़ा। ऑफ कोर्स आयुआन या फिर शिजुई एक अल्फा है और जिंगे एक ओमेगा है, तो किसी अल्फा का अट्रैक्शन पहली बार जिंगे ने देखा है, क्योंकि क्लाउड सीजन में ओमेगा उसके पास अल्फा को आने भी नहीं दिया जा सकता, इसीलिए वो ब्लश कर रहा था। उसके बाद वांग जी चांगसी सेरन और वी चांग से इम्पीरियल हॉल के लिए निकल चुके थे। आगे क्वीन और एम्प्रेस चल रहे थे, वहीं वांग जी उनके पीछे था। वही सभी लोग जो कानाफूसी कर रहे थे उस इम्पीरियल हॉल में। जैसे ही उन्होंने लोगों की प्रेजेंट फील की, सब लोग शांत हो गए, क्योंकि सबको लगा कि एम्प्रेस भी आ गए। उसके बाद वे चांगसे और चांगसे अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। वहीं वांग जी फुल कॉन्फिडेंस के साथ उस एम्परर हॉल में चल रहा था, क्योंकि यहाँ आने से पहले चांगसे ने उसे सब कुछ बता दिया है कि किस तरह की बातें यहाँ पर की जाती हैं। वांग जी को उनसे इफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एम्प्रेस है। वांग जी को कई बातें सुननी पड़ेगी, लेकिन वांग जी को स्ट्रॉन्ग रहना है, और उसके वांग जी के साथ वो लोग तो हैं ही। ये सुनकर वांग जी को सच में रिलैक्स फील हुआ था, और अब वो पूरे डिटर्मिनेशन के साथ जा रहा था। वो वहाँ बैठ गया जहाँ पर एक एम्प्रेस को बैठना चाहिए। वहीं एम्प्रेस की सीट अभी भी खाली थी। वांग जी वहाँ बैठा था जहाँ पर एम्प्रेस के साथ एम्प्रर के साथ एम्प्रेस को बिठाया जाता है। ऊपर वांग जी जैसे ही वहाँ पर बैठा, बहुत सारी कन्फ्यूजन वहाँ पर स्टार्ट हो चुकी थी। उनमें से एक मिनिस्टर ने उठकर वांग जी की तरफ देखा और कहा, एम्प्रर वी क्वीन, ये कौन है और ये ऐसे एम्प्रेस की जगह कैसे बैठ सकते हैं? प्रिंसेस जिन कहाँ है? ये सुनकर चांगसे सेरन ने उन सबकी तरफ देखा और कहा, ये ही तुम्हारी एम्प्रेस है। ये सुनकर एक पल के लिए वह साइलेंस हो गया। उसके बाद बहुत सारे सवाल पूछने लगे कि आखिर ये कैसे हो सकता है। कल उन्होंने सबके सामने उन्होंने देखा था कि यांग जी ने एम्प्रर वी से शादी की थी, तो ये पर्सन कौन है? तभी वी चांग से खड़े हुए उन्होंने उन सबके सामने देखते हुए कहा,
शांत हो जाइए। ये सुनकर सभी लोग शांत हो गए, क्योंकि भले ही वी चांगजी कितने ही शांत दिखते हो, लेकिन अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो उनके गुस्से से कोई नहीं बच सकता, इसीलिए कोई भी उनके गुस्से के सामने नहीं आना चाहते। सब लोग चुपचाप हो गए। उसके बाद वी चांगसे ने सब कुछ समझाया, उस वूशियान के वेंसेक्ट से जाने से लेकर वूशियान के डीप स्लीप तक, यांगजी के मना करने से लेकर वांगजी की शादी तक उन्होंने सब कुछ समझाया। और ये सुनकर एक पल के लिए तो सब कुछ शांत हो चुके थे, लेकिन तभी फिर से कानाफूसी स्टार्ट और सब कहने लगे कि उन्हें क्यों नहीं बताया गया, आखिर उन्हें बता देते तो क्या हो जाता, वो उनकी मदद ही करते या फिर इस शादी को डिले कर देते। वांगजी भी ये सब कुछ सुन रहा था, लेकिन वो लोग बातें किए जा रहे थे तभी एक डीप वॉइस वहाँ पर गूंजती है, शांत। और जैसे ही ये आवाज़ गूंजती है सभी लोग शांत हो जाते हैं, उस आवाज़ की डायरेक्शन में देखने लगते हैं। ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि वांगजी की थी। उसने अपनी उन कोल्ड आइज के साथ सबकी तरफ देखा और कहा, उनके पास अपने रीज़न थे। ये सुनकर एक मंत्री खड़ा हुआ और उन्होंने वांगजी की तरफ देखते हुए कहा, आखिर ऐसे क्या रीज़न थे जो ये हम उनके एल्डर्स को नहीं बता पाए, जो इनके ट्रस्टेड मंत्रियों को नहीं बता पाए कि एम्परर की हालत क्या है। ये सुनकर वांगजी ने उनकी तरफ देखा और अपनी काम और अथॉरिटिव वॉइस में कहा, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि एक सेक्ट सिर्फ एम्परर से नहीं बनता, बल्कि सेक्ट बनता है उनके रॉयल लोगों से, उनके मिनिस्टर्स से। लेकिन ये बात भी आप जानते हैं कि कोई भी मिनिस्टर या फिर कहें कि सभी मिनिस्टर लॉयल नहीं होते। कितना भी एम्परर स्ट्रिक्ट हो ले या फिर कितना भी एम्परर सब पर विश्वास कर ले, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। और इसीलिए इन लोगों ने आपको नहीं बताया, क्योंकि ये नहीं चाहते थे इनके सेक्ट पर कोई मुसीबत आए। और इस चीज़ के बारे में आप लोगों को भी पता था कि अगर 25 ईयर होने के बाद एम्परर की शादी नहीं होती तो इस कर्ज का सामना पूरे सेक्ट को करना पड़ता है। उस कर्ज के बारे में तो आप लोगों को भी पता ही होगा, तो मुझे इस बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ये बात बाहर चली जाती कि एम्परर भी डीप स्लीप में हैं, वो अभी अपने किंगडम को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तो क्या आप शर्त लगा सकते हैं कि ये बात बाहर नहीं जाती। वैसे भी आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि दीवारों के भी कान होते हैं, तो खबरें बाहर जाने में टाइम नहीं लगता। और किंग पहले के एम्परर रह चुके हैं, तो उन्हें पता है कि उन्हें अपने राज्य के लिए क्या करना है और क्या नहीं। ये बात वांगजी ने अपने काम और ऐसी अथॉरिटी वॉइस में कही थी कि उसके सामने कोई बोल ही नहीं सका। वांगजी की बात सही थी, क्योंकि सभी मिनिस्टर्स तो भरोसे के लायक नहीं होते, और वांगजी ने जैसा कि कहा कि दीवारों के भी कान होते हैं। और ये बात अब जब सबको पता है कि प्रिंस डीप स्लीप में है, तो ये बात किसी वाइल्ड फायर की तरह पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड में फैल जाएगी। लेकिन अब वो इस चीज़ को छुपाकर नहीं रखना चाहते थे, लेकिन वांगजी का इस कॉन्फिडेंस को देखकर वांगजी की इस अथॉरिटिव वॉइस को सुनकर या फिर वांगजी की इस कामनेस को और शार्पनेस को देखकर मैडम वी और मिस्टर विसेज में बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे, क्योंकि वो तो डरे हुए थे। उन्हें नहीं समझ आ रहा था कि वो इन लोगों को कैसे चुप कराएंगे, इन लोगों को क्या रीज़न देंगे। लेकिन वांगजी ने सब कुछ सॉल्व कर दिया था, किसी के पास कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं था। उसके बाद वांगजी वहाँ पर और ज़्यादा देर बैठा रहा। हालांकि उसने कुछ ज़्यादा काम तो नहीं किया, लेकिन उन्हें अपना सजेशन भी दिया था। सारा काम वी चांगसे और चांगसे सेरन कर रहे थे। ये सब करने के बाद अब वांगजी इम्पीरियल कोर्ट से बाहर आ चुका था और वापस अपने रूम में जा चुका था। रूम में जैसे ही वो गया, वो अपने हस्बैंड के पास गया। वांगजी की पूरी बॉडी शिवर कर रही थी। वो वहाँ पर तो भले एक कॉन्फिडेंस दिखा रहा था कि उसमें कितना कॉन्फिडेंस है, लेकिन यहाँ पर उसकी पूरी बॉडी शिवर कर रही थी। आज से पहले उसने इतने लोगों के सामने कभी वो खड़ा नहीं हुआ, कभी इतने लोगों को लेकर वो इंटरेक्ट नहीं हुआ, इसलिए वो डरा हुआ था। वो बेड के ऊपर बैठ गया और उसने वूशियान की तरफ देखते हुए कहा, हस्बैंड तुम्हें पता है आज मैंने क्या किया। उसके बाद वांगजी अपना रूटीन, अपना जो भी सुबह से उसने जो कुछ भी किया या फिर उसने जो मंत्रियों को बात बताई वो सब वो वूशियान को बताने लगा। लेकिन वूशियान थोड़ी ना कुछ सुन सकता था। अब ऐसे ही टाइम बीत रहा था। वांगजी हमेशा अपना काम किया करता। वो सुबह उठता, वूशियान से बातें करता, ब्रेकफास्ट करता, उसके बाद इम्पीरियल कोर्ट में अपनी प्रेजेंट देता और वी चांगसे और चांगसेरन की मदद करता। और उसके बाद उसने एक नई हॉबी पाली थी, वो थी चांगसेरन से स्वॉर्डमैनशिप सीखना, क्योंकि चांगसेरन को बहुत सारे
टेक्निक्स आते हैं, इसलिए वांग जी उसके साथ सीख रहा था। और फिर लंच करना, लंच के बाद फिर से अपने हस्बैंड के पास आना, अपना डेली रूटीन अपने हस्बैंड को बताना, रात को डिनर अपनी फैमिली के साथ करना और फिर अपने हस्बैंड की बाहों में आकर सो जाना। वांग जी का यही रूटीन चल रहा था और लगभग अब 2 महीने हो चुके थे वांग जी को इस महल में रहते रहते, लेकिन अभी भी एम्परर वी को होश नहीं आया था और ना ही किसी को पता था कि होश कब आने वाला था। वांग जी का रूटीन आज भी सेम ही था। उसने आज भी पूरा दिन वही किया जो वो रोज़ करता है। उसके बाद शाम हो चुकी थी, वांग जी ने डिनर कर लिया था और रूम के अंदर आया। अंदर आने के बाद वो सबसे पहले अपने हस्बैंड के पास गया। उसने वो रैन के फॉरहेड पर किस किया, उसके बाद उसके लिप्स पर किस किया। वांग जी की अब ये हैबिट बन चुकी थी, वो ना चाहते हुए भी इस एम्परर वी के प्यार में पड़ रहा था। उसने सोचा था कि वो एम्परर वी के पास नहीं जाएगा, उसके प्यार में नहीं पड़ेगा, लेकिन वो खुद को रोक ही नहीं पा रहा है। और वांग जी का ये रूटीन हो गया है, वो जब भी सुबह उठता है वो वू जियान की फॉरहेड पर और लिप्स पर किस करता है, उसके बाद ही अपना काम स्टार्ट करता है। उसने वू जियान के लिप्स पर किस करते हुए कहा, ज़ांगफू क्या आपने मुझे मिस किया? पर वू जियान की तरफ से कोई जवाब नहीं है। उसके बाद उसने साय किया और कहा, आप कब होश में आने वाले हो? आपको 2 महीने हो चुके हैं, अब तो होश में आ जाइए, सब लोग आपका वेट कर रहे हैं। पर वू जियान की तरफ से कोई भी आंसर नहीं आया। वांग जी ने साय किया और उसके बाद वो फ्रेशन अप होने के लिए बाथरूम में चला गया, लेकिन जाने से पहले उसने नोटिस नहीं किया कि एम्परर की उंगलियां ही ली थी या फिर उसकी पलकें झपक रही थी। वांग जी इतना एक्साइटेड था या फिर दुखी हो गया था कि वू जियान होश में नहीं आ रहा था, इस वजह से कि वो तुरंत ही रूम के अंदर चला गया। लेकिन जैसे ही वो फ्रेशन अप होकर बाहर आया, सामने वाले जिस सीन ने उसे ग्रीट किया, इसके लिए वांग जी बिल्कुल तैयार नहीं था। उसने सामने जो देखा वो उसे डराने के लिए और अंदर से तोड़ने के लिए काफ़ी था। सामने यांग जी बैठी हुई थी जिसने वू जियान के हाथ को पकड़ रखा था और उनके फेस सच में बहुत ज़्यादा क्लोज थे। अगर कोई दूर से देखे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो यांग जी वू जियान को किस कर रही थी। वांग जी ने ये सब देखा तो पहले तो वो टूट गया, क्योंकि वो कुछ एक्शन लेना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि उसका क्या हक है। आखिर उसका हस्बैंड को ये तक नहीं पता कि उसकी शादी वांग जी के साथ हुई है, और अगर उसका हस्बैंड अभी उठ भी जाए तो वो यांग जी की साइड लेगा। तो वो यही सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन फिर उसे चांग से की वो बातें याद आती है जो उसने उससे कही थी कि वू जियान उसका हस्बैंड है। और चांग से ने ये सब कहा था कि यांग जी की जो जगह है वो वू जियान की लाइफ में वांग जी ने रिप्लेस करती है। यांग जी वू जियान की कोई नहीं होती। अगर वू जियान वांग जी को, वैसे भी वू जियान यांग जी को नहीं रखने वाला, क्योंकि वू जियान को बिट्रेयल से नफरत है और यांग जी ने जब सबसे ज़रूरत वू जियान को यांग जी की थी तभी उसका साथ नहीं दिया। इसीलिए चांग सेरन तो कह रही थी कि उसे अपने बेटे पर भरोसा है कि वो यांग जी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन वांग जी थोड़ी ना किसी पर आसानी से भरोसा कर सकता है। लेकिन उसके ओमेगा को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि कोई उसके अल्फा को टच कर रहा था, इसलिए अगले ही पल वो वहाँ पर गया। उसने यांग जी के हाथों को छुड़ाते हुए कहा, मिस प्रिंसेस जिन, आप यहाँ क्या कर रही हैं मेरे कमरे में बिना मेरी परमिशन के? ये सुनकर यांग जी खड़ी हुई। एक पल के लिए उसने वांग जी को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, ओह, तो वो तुम हो जिसकी शादी मेरे वू जियान से हुई है। ये सुनकर वांग जी की मुट्ठियाँ भिज गई। उसने यांग जी की तरफ देखा और कहा, प्रिंसेस यांग जी, अब वो आपके नहीं हैं, उनकी शादी मुझसे हुई है, वो मेरे हस्बैंड है, मेरे ज़ांगफू है, मेरा अल्फा है। तो आपको ये इस बात का ध्यान रखना चाहिए और आप बिना नोक किए किसी कपल के रूम में आके से सकती है। ये सुनकर यांग जी हंसने लगी और वांग जी डम्फाउंडेड वहाँ पर खड़ा हुआ था। यांग जी ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, ओह, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी शादी यहाँ पर हो गई है तो तुम एम्प्रेस बन गए? तुम कुछ भी नहीं हो, तुम सिर्फ एक ऐसे पर्सन हो जिसकी शादी मैंने करवाई है। मेरे कहने पर वांग माँ ने ये कॉन्ट्रैक्शन मैरिज यहाँ पर रखी है और तुम्हें ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है। जब तक वो शान होश में नहीं आया जाता तब तक ही तुम यहाँ उसके हस्बैंड हो या फिर वाइफ, वॉटेवर जो भी हो, लेकिन तुम मुझे नहीं रोक सकते। मैं वू जियान से प्यार करती हूँ और वू जियान भी मुझसे प्यार करता है और ये मेरा हक है। तुम यहाँ पर जब तक हो जब तक वू जियान को होश नहीं आ जाता। और वैसे भी तुम्हारी शादी भी किसी रिचुअल को लेकर नहीं हुई, तुमने वू जियान के सिर्फ शेडो से शादी की है, तुमने वू जियान के इल्यूजन से शादी की है, तो तुम दोनों की शादी तो वैसे ही नहीं हुई। तो मुझसे ज़्यादा जुबान लड़ाने की ज़रूरत नहीं है, तुम जैसे ओमेगा को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। ये सुनकर वांग जी की मुट्ठियाँ भिज रही थी, उसकी आंखों में आंसू तो आ रहे थे क्योंकि रिलेटिव से हिट हो रही थी। इन 2 महीने में रहते रहते वो तो इस चीज़ को तो भूल ही गया था कि यांग जी ने सही कहा।
चांग सेन कितना ही कुछ कर ले, कितना ही वो अपने बेटे को मना ले, लेकिन अगर वू जियान यांग जी को पसंद करता है तो क्या वांग जी को रखेगा? ये बात वांग जी को हमेशा ऊँट करती थी और अब यांग जी उसे रियलिटी से रूबरू करवा रही थी। लेकिन वांग जी भी हार नहीं मान सकता। उसने यांग जी की तरफ देखा और कहा, मुझे नहीं पता कि ये शादी कैसी हुई है, लेकिन मेरी और एम्परर वी की शादी हुई है और अभी एम्परर वी मेरे हस्बैंड हैं। तो प्रिंसेस जिन, आपको यहाँ से चले जाना चाहिए इससे पहले कि मैं गार्ड को बुलवाऊँ और आपको धक्के मार के इस रूम से बाहर निकलवा दूँ। ये सुनकर यांग जी ने शौक होकर वांग जी की तरफ देखा। आज तक यांग जी से इस महल में किसी ने ऐसे बात करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वांग जी ने यांग जी को आगे को सोचने का मौका ही नहीं दिया। उसने यांग जी के हाथ को पकड़ा और उसे खींचा और रूम से बाहर ले गया और उसे बस रूम से बाहर फेंक दिया। यांग जी गिरते गिरते बची, लेकिन वांग जी ने तुरंत उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। यांग जी ने उस रूम के डोर की तरफ देखा, उसकी मुट्ठियाँ भिज गई। उसने उस डोर की तरफ घूरते हुए कहा, लेन वांग जी, तुमने ये सब अच्छा नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है तुम वू जियान की लाइफ में मेरी जगह ले लोगे? तुम कभी नहीं ले सकते। वू जियान मेरा है, एम्परर भी सिर्फ मेरा है। ये बोलकर वो वहाँ से उठकर चली गई। वहीं वांग जी जो अभी ब्रेव बन रहा था, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो उस डोर से तुरंत भागता आया और विंग के पास आ गया। उसने विंग को हक कर लिया और रोते हुए कहा, अल्फा, मैं जानता हूँ मैं सेल्फिश हो रहा हूँ, लेकिन अगर तुम उठने के बाद मुझे छोड़ दोगे तो प्लीज़ तुम उठो ही मत। तुम ऐसे रहो ताकि तब तक मैं तुम्हारे पास तो रह सकूँगा, तुम्हें देख सकूँगा, तुम्हें टच कर सकूँगा, तुमसे बातें कर सकूँगा। लेकिन अगर तुम्हें होश आ गया तो मैं तुमसे बातें नहीं कर पाऊँगा। ये बोलकर वांग जी रोते रोते कब सो गया उसे रियलाइज़ ही नहीं हुआ। लेकिन वो इस बात से पूरी तरह से अनजान था कि जब से यांग जी यहाँ आई थी तब से वो जियान होश में था। हालांकि उसे कुछ ज़्यादा साफ तो सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन हाँ, उसे धीरे धीरे सब कुछ सुनाई दे रहा था। ये कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज, तुम यहाँ सिर्फ कुछ दिनों के लिए हो। वो जियान को होश में आने के बाद वो तुम्हें यहाँ से फेंक देगा। वो जियान मुझसे प्यार करता है। वो जियान यही सब सुन रहा था। वो जियान को होश तभी आ गया था जब वांग जी रूम की उस बाथरूम के अंदर फ्रेशन अप होने के लिए गया था, और जब यांग जी यहाँ आई थी तब भी वो यही था। पर वो उसे ज़्यादा कुछ याद नहीं आ रहा था, क्योंकि अभी वो जियान को ठीक से होश नहीं आया। फिर अभी तक होश आया ही है तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन जब उसे फील हुआ कि कोई उसकी चेस्ट पर रो रहा है तो एक पल के लिए तो वो शॉक हो गया और उसे नहीं समझ आया कि ये कौन है, क्योंकि ये पर्सन यांग जी तो नहीं है, क्योंकि इसकी आवाज़ यांग जी तरह नहीं है, और दूसरी बात इसकी सेंट यांग जी से बिल्कुल मैच नहीं करती। ईबो की वांग जी की सेंट जो है वो सैंडलवुड है और यांग जी की सेंट रेड लिली की सेंट है, तो ये यांग जी तो नहीं हो सकती। तो फिर ये कौन है? वो जियानी धीरे धीरे अपनी आंखें ओपन की। उसे ये पर्सन उसने पहले कभी नहीं देखा। वैसे भी वांग जी जिस तरीके से सो रहा था उसके फेस पर उसके बाल आ रहे थे, तो उसके फेस वुजियान को नहीं दिख रहा था। और वुजियान ने उसकी तरफ देखा और कहा, आखिर ये लड़का है कौन जो मुझे उठने के लिए मना कर रहा है? आखिर हुआ क्या था? उसके बाद वुजियान धीरे धीरे सब कुछ याद करने लगा। कैसे वो वेंस को बचाने के लिए गया था लेकिन वो बेहोश हो गया। उसके बाद उसे कुछ याद नहीं है। वुजियान बहुत ज़्यादा याद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके बाद उसे कुछ याद ही नहीं है। लेकिन उसने वांग जी की तरफ देखा जो उसके चेस्ट पर सर रखकर सो रहा है, और वुजियान को अपनी चेस्ट पर वेट फील हो रहा था। इसका मतलब ये पर्सन रो रहा था। वुजियान ने अपने हाथ को उठाया। हालांकि उसका हाथ बहुत ज़्यादा नम था, वो पिछले 2 महीने से बेड रेस्ट पर था, तो उसके हाथ में कोई जान ही नहीं थी। लेकिन उसने कैसे भी करके अपने हाथ को उठाया और वांग जी के बालों को उसके फेस से पीछे किया, और वांग जी की ब्यूटी देखकर एक पल के लिए तो वुजियान भी मिसप्राइज हो गया। उसने वांग जी की तरफ देखा और कहा, लिटिल बॉय, तुम हो कौन? तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? ये सब हो क्या रहा है? और यांग जी तुमसे क्यों झगड़ रही थी? आखिर तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? वुजियान यही सब सोच रहा था, लेकिन चूंकि वो अभी तक उठा ही था इसीलिए उसकी भी आंखें भारी हो गई। वो कब सो गया उसे रियलाइज ही नहीं हुआ। नेक्स्ट मॉर्निंग पहले उठने वाला वुजियान था, क्योंकि वो बहुत दिनों से सो रहा था तो उसकी आंखों में नींद तो थी ही नहीं। वो बेड पर लेटा रहा इस पर्सन के उठने का वेट करने लगा। बहुत देर बाद फाइनली वांग जी की आँख खुली और वांग जी वुजियान के पास उठकर बैठ गया। उसने वुजियान की तरफ देखा जो पीसफुली लेटा हुआ था, ऐसा वांग जी को लग रहा था। वांग जी ने सबसे पहले वही किया जो वो करता है। उसने वुजियान के फोrehead पर किस करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग जांग फू। उसके बाद उसने वुजियान के लिप्स पर किस किया, और ये फील करने के साथ ही वुजियान की बॉडी में जैसे करंट दौड़ गया। उसने मन में ही सोचते हुए कहा,
ये कौन सा शेमलेस पर्सन है जो मुझे लिप्स पर किस कर रहा है, इसने मेरा फर्स्ट किस चुरा लिया। और पता नहीं जब मैं बेहोश होता ये मेरे साथ क्या क्या करता था। और ये मुझे क्या बुला रहा है, जंगफू। इसका मतलब मैं इसका जंगफू, तो मेरी शादी इससे, पर मेरी शादी इससे क्यों होगी। वूशेन काम डाउन काम डाउन। फिर वांग जी ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है कि मैंने कल रात तुमसे कहा था कि तुम उठो मत, लेकिन मैं अपने फ़ायदे के लिए सेल्फिश नहीं हो सकता। प्लीज़ जल्दी से उठ जाओ क्योंकि सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। अगर तुम जल्दी से नहीं उठे तो तुम्हें पता है बाबा से अब काम नहीं हो रहा, और माँ भी बहुत ज़्यादा थक जाती है। अब उनकी ये उम्र नहीं कि वो काम करे, तो प्लीज़ जंगफू जल्दी से उठ जाओ। ये बोलकर वांग जी ने एक बार फिर से वूशेन के चिक्स पर किस किया और तुरंत वो फ्रेशन अप होने के लिए बाथरूम में चला गया। वूशेन को जैसे ही रियलाइज़ हुआ कि हाँ अब उसके आसपास कोई नहीं, उसने अपनी आंखें ओपन की। उसका दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था, उसका पूरा फेस रेड हो चुका था। ये पर्सन, उसने बिना वूशेन की परमिशन को उसे किस किया। वूशेन यही सब सोच रहा था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये लड़का है कौन, वो उसके रूम में क्या कर रहा है। हाँ, उसे अब बहुत सब कुछ ढूंढना पड़ेगा, वो ये सब सोच रहा था। तभी फिर से बाथरूम का डोर ओपन होता है और वांग जी बाहर आता है। वांग जी अपने इनर रूम्स में था, उसके बाल गीले थे। वांग जी से ही नहाकर बाहर आया, उस रूम का डोर ओपन होता है। 2 मेड्स अंदर आती है, वो मेड्स जिनको चांगसेरा ने वांग जी के लिए अपॉइंट किया था। उसके बाद वो लोग वांग जी को ड्रेसअप होने में मदद करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वूशेन जो अपनी आंखों को आधी खोलकर वांग जी की तरफ देख रहा था, उसके हर मूवमेंट को नोट कर रहा था। उसे नहीं पसंद आया कि वांग जी को ये टच कर रही हैं। भले ही वांग जी भी एक ओमेगा है और वो लड़कियां भी ओमेगा ही थी, लेकिन वांग जी को वूशेन को ये पसंद नहीं आया कि कोई इस पर्सन को टच कर रहा है। हालांकि वो इस पर्सन को जानता नहीं है, लेकिन वांग जी की बातें सुनकर उसे ये तो रियलाइज़ हो गया है कि ये पर्सन उसका हस्बैंड है। उन दोनों की शादी हुई है, कैसे हुई क्यों हुई ये उसे नहीं पता, लेकिन उनकी शादी हुई है। यही सोचकर वूशेन को अपने दिल में एक ऐसी फीलिंग फील हो रही थी जो आज तक उसे कभी फील नहीं हुई। जैसे वांग जी तैयार हुआ, वो मेड्स वहाँ से चली गई। वांग जी तैयार होने के बाद फिर से वूशेन के पास आया और वूशेन ने अपनी आंखें बंद कर ली। वांग जी वूशेन के पास आया, उसने फिर से वूशेन के चिक्स पर किस किया और उसके लिप्स पर किस करते हुए कहा, जांगफू मुझे मिस मत करना और चिंता मत करना, मैं लंच के पहले आपसे बातें करने के लिए आ जाऊँगा। और आपको अकेला फील करने की ज़रूरत नहीं है, और आप नहीं चाहते कि मैं आप यहाँ से जाऊँ तो आप मुझे बता सकते हो। ये बोलकर वांग जी वूशेन की तरफ देखने लगा, लेकिन जब वूशेन से उसे कोई रिएक्शन नहीं मिला तो वो चला गया। उसने कहा, बाय बाय, मैं चलता हूँ, मेरा वेट करना। ये बोलकर वांग जी वहाँ से चला गया। लेकिन जैसे ही वांग जी वहाँ से गया, वूशेन ने अपनी आंखें खोली। उसकी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा थी, उसकी सांसें बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। अपने फोrehead को रब करते हुए कहा, हाँ मुझे सब कुछ पता करना होगा, आखिर ये हो क्या रहा है, ये लड़का है कौन, ये मुझे जंक क्यों बुलाता है, यांगजी कहाँ थी, माँ कहाँ है, बाबा कहाँ है, ये अनजान लड़का मेरे रूम में क्या कर रहा है। तो है एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपको ये पार्ट कैसा लगा, और आपको वांगशान के और क्यूट मोमेंट्स चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना कि आपको कैसे मोमेंट्स चाहिए और आपको ये पार्ट कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करना, जैसा कि आपने पिछले पार्ट पर किया था। आपके प्यारे प्यारे कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलता है। तो और आपको क्या लगता है कि क्या वूशेन सच में वांग जी को निकाल देगा, क्या वो वूशेन को एक्सेप्ट करेगा, और क्या यांगजी, अगर वूशेन वांग जी को एक्सेप्ट भी कर लेता है तो यांगजी वूशेन को एक्सेप्ट करने देगी, क्योंकि अभी तक बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं। अगर वांग जी वूशेन को एक्सेप्ट भी कर लेगा तो बहुत सारी अड़चने हैं जो उनके रास्ते में आने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या वूशेन वांग जी को एक्सेप्ट करेगा। तो आपके थॉट्स मेरे साथ कमेंट में शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।